हेलो क्लास 10th एंड आईओएस स्टूडेंट्स। सो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों पेंटिंग के हमने 6 चैप्टर कर लिए हैं। आज हम लेकर आए हैं 7 चैप्टर। देखा मैंने आपको कहा था ना कि आपके एग्जाम से पहले क्या नहीं करा दूंगा मैं। देखो हमारे 9 चैप्टर होने वाले हैं, ठीक है। 9 चैप्टर ही तो हैं जो आपके इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उसके बाद हम क्वेश्चन पेपर लेकर आ जाएंगे। अरे भैया ऐसी तैयारी कोई करा रहा है क्या, बताओ मुझे, ठीक है। और आप लोग सीरियस नहीं ले रहे। चलिए तो आज हम लेकर आए हैं 7 चैप्टर और 7 चैप्टर का नाम है धन्यवाद, अति यथार्थवाद था अमूर्त कला, ठीक है। यानी कि आज 7 चैप्टर का नाम है धन्यवाद, अति यथार्थवाद तथा अमूर्त कला, ठीक है। तो इसके बारे में हम संक्षिप्त में भूमिका पढ़ते हैं। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में बहुत सी शैली एवं कला के सिद्धांतों का प्रादुर्भाव हुआ, जैसे धन्यवाद, अति यथार्थवाद तथा अमूर्त कला, ठीक है। पिकासो ने धन्यवाद का निर्माण किया, वाद साल्वाडोर डाली ने अति यथार्थवाद को आकार दिया, कॉन्डेस्की एंड मॉन्ट्रियन ने अमूर्त कला की शुरुआत की, ठीक है। नाम बहुत टफ है, आई नो, बट क्या कर सकते हैं, हमें याद करना पड़ेगा, इसके अलावा ऑप्शन नहीं है, ठीक है। चलिए तो देखते हैं आगे पहला चित्र कौन सा है हमारे सामने। फर्स्ट चित्र है हमारे सामने मैन विद वायलिन, ठीक है। और विवरण में पढ़ते हैं। शीर्षक है इसका मैन विद वायलिन, जैसे मैंने नाम से बताया, और कलाकार है पैब्लो पिकासो, ठीक है। पैब्लो पिकासो के बारे में आपको सिर्फ एक चीज़ बताऊंगा कि अगर आपने वर्ल्ड में किसी की पेंटिंग पढ़ी होगी तो पैब्लो पिकासो का नाम नहीं आया ना, तो वो शायद सब्जेक्ट अधूरा रह जाएगा, वो पेंटिंग अधूरी रह जाएगी। क्योंकि वर्ल्ड के टॉप चित्रकार का नाम जो है वो पैब्लो पिकासो है। अभी तक मैं आप लोगों से लियोनार्डो दा विंची के बारे में बात कर रहा था। पहले वाले में हमने 2-3 और भी बड़े बड़े राइटर के 2-3 बड़े बड़े चित्रकारों के नाम लिए थे, वो सब टॉप में थे, मगर ये उन सब के टॉपर्स हैं, ठीक है। ये उन सब के टॉपर हैं, ठीक है। यानी वो टॉप 5 में आते थे तो ये टॉप 1 में है, ठीक है। यानी कि यही है उस क्लास के टॉपर, ठीक है, जिस क्लास के बारे में हम पढ़ रहे हैं। यानी पैब्लो पिकासो महानतम चित्रकारों में भी महान है, ठीक है। इनका जो ये सबसे ज़्यादा जो फेमस है ना, मैन विद वायलिन, ये बहुत फेमस है। कलाकार पैब्लो पिकासो है। माध्यम जो है वो कैनवास पर तेलीय रंग है, ठीक है। काल जो है वो 1912 की है। इसके अलावा आकार की बात करूँ तो 100 into 73 सेंटीमीटर है, ठीक है। कला जो है फिलाडेल्फिया का संग्रहालय में देखने को मिलेगी, ठीक है। ये बहुत सुंदर पेंटिंग है ये वाली, ये देखिए बहुत सुंदर पेंटिंग है। और इसको बनाने का एक तरीका जो है ना वो बहुत अलग तरीके से यूज़ किया गया है, ठीक है। चलिए तो चित्र की विशेषताओं की बात करूँ तो ये चित्र धन्यवाद के विश्लेषण का अध्ययन बताता है। मैन विद वायलिन को विभिन्न हिस्सों में बांट दिया गया है, एक ही समय में चित्र में अन्य विचारों को दर्शाया गया है, ठीक है। यानी कि इस एक पेंटिंग के अंदर सिर्फ एक विचार की बात नहीं है, इसके अंदर कई सारे विचारों से बना के एक पेंटिंग बनाई गई है। इसके अलावा मानव कृति जो हाथ में वायलिन पकड़े हुए हैं उसे विभिन्न ज्यामितीय आकारों में परिवर्तित किया गया है और फिर टुकड़ों को इकट्ठा करके दोबारा बनाया गया, ठीक है। और इसके अलावा भूरे तथा हरे रंगों का मिश्रण एवं रंगत इस चित्र में देखने को मिलती है, ठीक है। इसके अंदर के चित्र भी मतलब इस चित्र के आपको रंग भी समझ में नहीं आएंगे भैया, भूरे हैं, हरे हैं, लाल हैं, क्योंकि इतने बड़ी बारीकी से इसे बनाया गया ना कि चित्रों के अंदर रंग भी नहीं दिख रहे, ठीक है। मगर आपको लाइट देखने को मिलेगी कि लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है उसके अंदर से, ठीक है। यह धन्यवाद का द्वितीय चरण है, ठीक है, दूसरा चरण है। और कलाकार के विषय में अपनी समझ विकसित करते हैं। पहला तो है पिकासो। पिकासो विश्व के सर्वश्रेष्ठ आधुनिक चित्रकार थे। देखा मैंने जस्ट ऊपर बताया था कि पिकासो जो है वो आधुनिक चित्रकारों में सबसे नंबर 1 पे आते हैं। इसके अलावा उनके उत्थान व विकास का चरण नीले काल, गुलाबी काल एवं धन्यवाद तक चला, ठीक है। पिकासो ने हर प्रकार की कला जैसे मूर्ति कला, सिरामिक डिजाइन की रचना, सबकी रचना इन्होंने की है, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं और उसके आंसर देखते हैं, उसके बाद सेकंड चित्र देखते हैं। तो क्वेश्चन है पिकासो के किन्हीं 2 महत्वपूर्ण समय काल के बारे में बताइए। तो पहले लिख देना नीला काल और दूसरा गुलाबी काल, ठीक है। 7.1.2 में लिखा हुआ है विश्लेषणात्मक धन्यवाद क्या है, ठीक है। तो वस्तुओं को विश्लेषणात्मक अध्ययन के बाद संयोजित करना ही क्या कहलाता है, आपका विश्लेषणात्मक धन्यवाद कहलाता है, ठीक है। चलिए सेकंड चित्र देखते हैं क्या है हमारे सामने। सेकंड चित्र है परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी, ठीक है। परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी जो है उसका शीर्षक भी है। कलाकार जो है साल्वाडोर डाली है, ठीक है, जिसे डाली बोलते हैं, साल्वाडोर डाली, ठीक है। माध्यम जो है वो कैनवास पर तेलीय रंग से है
1931 के अंदर काल देखने को मिलता है। 9.5 एंड इंटू 13 इंच में इसका आकार है। म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यूयॉर्क के अंदर आपको ये देखने को मिलती है, ये वाली पेंटिंग, ये वाली। ठीक है, चलिए किताब ओपन करके बैठा कीजिए, क्योंकि देखिए जब भी मैं आपको पेंटिंग के लिए चित्र के बारे में बताता हूँ तो आपके सामने किताब होनी चाहिए और आप देखकर उसे समझ सकें। ठीक है, माइंड के अंदर वो चित्र बनना चाहिए, सीधी बात। ठीक है, चलिए चित्र की विशेषताओं की बात करूँ तो सल्वाडोर डाली के सबसे प्रसिद्ध यथार्थवाद चित्रों में से एक है। यानी कि ये जो है ना, तो चित्र की विशेषताओं की बात करूँ तो सल्वाडोर डाली के सबसे प्रसिद्ध अति यथार्थवाद चित्रों में से एक है। और अगर मैं जब भी मैं अति यथार्थवाद की बात करता हूँ तो सल्वाडोर डाली का नाम जरूर आएगा। ठीक है, विभिन्न वस्तुओं को पथरीले समुद्र तट पर दर्शाया गया है। चित्र में वास्तविकता होते हुए भी वास्तविकता से परे सब दिखाई देता है। आकृतियाँ जो है अशांत तथा विक्षुब्ध मन को दर्शाती हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं इससे क्या सीखा हमने। देखिए वही मैंने आपको अभी बताया कि सुप्रसिद्ध अति यथार्थवाद चित्रकार का नाम लिया जाएगा, तो वही नाम है जो मैंने ऊपर बताया। इसके अलावा वे लेखक तथा फिल्मकार दोनों थे। ठीक है, ये शास्त्रीय शैली में कुशलता प्राप्त कर बैठे थे। ये थिएटर और भी जो व्यवहारिक चीज़ें ना, उन सब में चित्रकला ही ढूंढते थे। ठीक है, और चित्रकला ही करते थे। इसके अलावा दिए गए चित्र में कौन से आकार दर्शाए गए हैं? सल्वाडोर डाली के बारे में क्या जानते हैं, लिखिए। चलिए दोनों आंसर देखते हैं। तो पहला तो घड़ियों का आकार, पेड़, कीड़े मकोड़े, ये सब कुछ देखने को मिलता है। और चित्रकार के बारे में ये याद रख लीजिएगा कि ये यथार्थवादी चित्रकार है, फिल्म निर्माता है, लेखक है। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं 7.3 कौन सा चित्र है हमारे सामने। तो 7.3 है ब्लैक लाइन्स विवरण। ब्लैक लाइन विवरण के बारे में बताओ तो शीर्षक जो है ब्लैक लाइन है, दिसंबर 1913 में देखने को मिलती है। वैसिली कांडिस्की इसके कलाकार हैं। कैनवास पर तेलीय रंग देखने को मिलता है। 4.3 इंटू 3.5 इंच का ये देखने को मिलता है इसका आकार। सोलोमन आर गुगिनहम म्यूजियम के अंदर, न्यूयॉर्क के अंदर ये म्यूजियम है ये वाला, इसके अंदर देखने को मिलता है हमको। ठीक है, ये चित्र। और उसके बाद फिर उसकी विशेषताएं देखते हैं। कांडिस्की अपने समय के प्रसिद्ध अमूर्तकार चित्रकार थे। और उसके अलावा दिए गए चित्र में उन्होंने काली रेखाओं एवं रंगों के धब्बों के द्वारा चित्रों को संयोजित किया गया है। यानी देखिए इसके अंदर सिर्फ धब्बे देखने को मिलेंगे, मगर ये भी दुनिया के महानतम चित्रकारों में से एक ने बनाया। ठीक है, उसके अलावा आकृतियाँ किसी भी वास्तविकता को नहीं दर्शाती। ये चित्र केवल अमूर्त कला एवं ज्यामितीय आकार के सम्मिश्रण देखने को मिलता है, इसके लिए यह एक अमूर्त चित्र है। क्लियर। तो 7.3 में ये चित्र की विशेषता थी और साइड में चित्र है। ठीक है, चलिए इससे हमने क्या सीखा वो देखते हैं, फिर क्वेश्चन देखते हैं। तो चित्रकार के विषय में अपनी समझ विकसित करिए। कांडिस्की का जो जन्म है वो रूस में हुआ और उन्होंने अपनी कला का अभ्यास जर्मनी एवं पेरिस में किया। कांडिस्की अमूर्त कला के जन्मदाता माने जाते हैं। ठीक है, वे संगीत की तरह चित्र को अमूर्त चाहते थे। यह एक प्रसिद्ध कला सिद्धांतवादी थे। ठीक है, और इसके अलावा अगर मैं क्वेश्चन आंसर की बात करूं तो कांडिस्की का आधुनिक चित्रकला में क्या मुख्य योगदान रहा, ये बताइए। ठीक है, तो कांडिस्की अमूर्त कला के जन्मदाता माने जाते हैं। वो अपने कार्य को इतनी अच्छी तरह से करते थे कि आने वाले कलाकारों के लिए वो एक इंस्पिरेशन बन जाते थे। ठीक है, और दिए गए चित्र का माध्यम एवं समयकाल बताइए। तो दिए हुए चित्र के जो समयकाल है वो 1913 में है और माध्यम कैनवास पर तेलीय रंग की जो छाप है ना वो देखने को हमको मिलती है। ठीक है, और क्या आप जानते हैं कि सैजा और धनबाद का पूर्वगामी माना जाता है? यानी सैजा को धनबाद का पूर्वगामी माना जाता है, यानी कि धनबाद एक जगह का नाम है वहाँ पे, तो सैजा को ना धनबाद का पूर्वगामी माना जाता है। और इसके अलावा दादवादी विद्रोह के फलस्वरूप या अति यथार्थवाद का जन्म हुआ है, यानी कि दादवादी एक रहा होगा विद्रोह, उसके बाद हम अति यथार्थवाद को देखते हैं। ठीक है, पिकासो की उत्तम कृति गुएर्निका में स्पेन के गृह युद्ध को दर्शाया गया है। ठीक है, यानी कि ये डेली लाइफ में जो होता था ना उन घटनाओं पे भी चित्र बनाया करते थे। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। यहाँ पे हम चैप्टर नंबर 7 को ख़त्म करके जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 8 को हम कल की वीडियो में लेकर आते हैं। ठीक है, और फिर से है कि मैं इतनी मेहनत से जब वीडियो बना रहा हूँ तो आपका बस एक लाइक एक कमेंट चाहिए मुझे। ठीक है, और कोशिश करेंगे तो आप मुझे सब्सक्राइब करके भी जा सकते हैं, अपने दोस्तों को वीडियो शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और धन्यवाद।